बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ, जिसमें कि हम मेनली वायरसेस को डिस्कस करेंगे। वायरसेस का स्ट्रक्चर, और वायरसेस से पहले कुछ एक तो इसके टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है कि किंगडम सिस्टम है, और फिर किंगडम सिस्टम के बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ये क्वेश्चन है, इनको भी डिस्कस करेंगे, मगर पहले हम इसका जो प्राइम और इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जिसमें ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो डायग्रामेटिक और इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको डिस्कस करेंगे, दैट आर द वायरसेस। तो वायरसेस से हम इस टॉपिक को आगाज़ करेंगे। सबसे पहले वायरस का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि वायरस का वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वायरस की थोड़ी सी हिस्ट्री, और उसके बाद वायरस के करेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसके स्ट्रक्चर्स, और फिर फर्दर इसको एलेबोरेट करेंगे वायरस की डिजीज़ मुख्तलिफ, और फिर इस तरीके से उन डिजीज़ के आगे फर्दर टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर वायरस के हम बात करें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से, तो कुछ एमसीक्यूज के लिहाज से हमें चीज़ें मिलती हैं। तो कि वायरस को कब सबसे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अबाउट अ सेंचुरी अगो, एट द टाइम ऑफ लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच, ये दो साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने मेडिसिन में, बायोलॉजी के रोल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी में बड़ा रोल प्ले किया। The word virus was generally referred to as a poisonous associated with the disease and death। यानी कि काफ़ी साल पहले, सेंचुरीज अगो, ये समझा जाता था कि लफ्ज़ वायरस को पॉइजन के रेफरेंस पे तौर किया जाता, इस्तेमाल किया जाता था। यानी वायरस को पॉइजन समझा जाता था, जो कि सिर्फ डेथ काज करता है या डिजीज काज करता है, और इसके बारे में कुछ नहीं जाना जाता था। मगर जो प्रेजेंट नोशन ऑफ द वायरस इज इंटायरली डिफरेंट। आज जो वायरस का मतलब है, नोशन में मतलब है, या इसका मीनिंग है वायरस का हमारे लिए, जो जानकारी है वो अब मुख्तलिफ है। अब हम कहते हैं कि जी वायरस ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन से मिलके बने हैं, और उनके अंदर डीएनए, न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। नाउ वायरस आर रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद द प्रोटीन कोट। ये अगर आप देखें, तो वायरस के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड है, और ये इसके बाहर जो कोट है, ये प्रोटीन का कोट है। इसके ऊपर ये स्पाइक्स लगे होते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम डिस्कस भी करेंगे जब वायरस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये वायरस आर द स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लिक एसिड है और इसके गिर्द एक प्रोटीन से बना हुआ कोट है। द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस इज नाउन एज वायरोलॉजी। इसके बाद एमसीक्यूज यहाँ पे मजीद आता है कि द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेनम। लतीनी जुबान के लफ्ज़ वेनम से ये ड्राइव है, और उसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। इट कैन बी डिफाइंड एज, के वायरस को अगर आप डिफाइन करें, तो इट इज़ अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस इंटाइटीज। इंटाइटीज का मतलब चीज़, कोई भी थिंग या चीज़ के लफ्ज़ों के, ऐसी नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस चीज़ है विच कंटेन डीएनए और आरएनए। या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही वायरस के अंदर डीएनए भी है और आरएनए भी है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जिनमें डीएनए मौजूद है उन्हें डीएनए वायरस कहेंगे, और जो आरएनए जो रखते हैं उनको आरएनए वायरस कहते हैं। नॉर्मली इनकेस्ड इन द प्रोटीनियस कोड, जो कि एक प्रोटीन के कोड के अंदर महफूज होते हैं। एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, और लिविंग सेल्स के ऊपर रह के ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर लिविंग सेल्स नहीं है तो वायरस रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। इट मीन्स के इनके लिए पैरासाइट ऐसे पैरासाइट हैं जिनके लिए इनके होस्ट का जिंदा होना और इनके होस्ट का लिविंग होना लाजमी है। तो दीज आर द नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस इंटाइटिस। नॉन सेलुलर से मुराद ये है कि ये सेल से नहीं मिलके बने, ये सेल नहीं है। सेल के लिए साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है, ऑर्गेनेलिस का होना जरूरी है, सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ डीएनए मौजूद होता है। इसलिए ये नॉन सेलुलर है और इन्फेक्शन काज करेंगे। कोई वायरस ऐसे नहीं हम पढ़ रहे कि जो इन्फेक्शन काज ना करते हो, ये इन्फेक्शन काज करेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं। ये इसके कुछ डेफिनेशन आ जाती है कि वायरस की डेफिनेशन क्या है। वायरस यूटिलाइज द बायोसिंथेटिक मेशिनरी ऑफ द होस्ट। ये अपनी रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट को इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, ये जब इसकी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। Some viral diseases have been known for centuries. In fact, the first infectious disease against which effective method of prevention was developed was a viral disease। सबसे पहले जिसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की गई थी प्रिवेंशन के लिए, वो भी वायरल डिजीज थी। जैसा कि आपने इसका एक थोड़ा सा वैक्सीनेशन में इसको एक पढ़ा हुआ है कि काउ पॉक्स के अगेंस्ट सबसे पहली वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने बनाई।
एज द मटीरियल ही यूज्ड, एडवर्ड जेनर की बात कर रहा है, जो एडवर्ड जेनर ने मटीरियल यूज़ किया ऑब्टेन फ्रॉम द काउ, और इसलिए इसको फिर लफ्ज़ वैक्सीनेशन बाद में कहा गया। लेटर द टर्म वैक्सीनेशन वाज यूज्ड बाय द लुइस पास्चर फॉर इनोकुलेशन अगेंस्ट डिजीज, और इस टर्म वैक्सीनेशन को लुइस पास्चर ने पहली दफ़ा यूज़ किया। यानी इस को सबसे पहले प्रोसेस को या इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया एडवर्ड जेनर ने, और टर्म वैक्सीनेशन जो सबसे पहले इस्तेमाल की वो लुइस पास्चर ने की। इसके बाद हम जिस टॉपिक की तरफ जाएंगे दैट आर द करेक्टरिस्टिक्स। वायरस के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी सवाल आ चुका है, हालांकि बिल्कुल छोटा सा सवाल है मगर लॉन्ग क्वेश्चन में बन चुका है, और शॉर्ट क्वेश्चन में इसके 4 करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ऐसे लिखा होता है राइट डाउन एनी 4 करेक्टरिस्टिक्स, और लॉन्ग क्वेश्चन में ये फिर आप इसको लिखते हैं सारे के तकरीबन 6-7 इसके करेक्टर्स हैं कि वायरस की खसूसियात क्या हैं, क्या उनके स्पेसिफिक फीचर्स हैं। वायरस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स, एक तो ये सारे के सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं, और माइक्रोस्कोप भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। फिर ये इंतहाई छोटे साइज़ के हैं, इनके साइज़ रेंज डिफर करता है 250 नैनोमीटर ऑफ अ पॉक्स वायरस टू 20 नैनोमीटर इन द पार्वो वायरस। तो यानी 250 नैनोमीटर जो सबसे लार्जेस्ट वायरस है वो पॉक्स वायरस है, 250 नैनोमीटर उसका साइज है, और सबसे स्मॉलेस्ट वायरस जो हमारे यहाँ पे दिया है वो 20 नैनोमीटर है, पार्वो वायरस। पॉक्स वायरस भी एक डिजीज काज करता है जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। पार्वो वायरस डिजीज काज करता है डॉग्स में, कैट्स वगैरह में। ह्यूमन में ये उससे फिर आगे ट्रांसमिट होती है। तो ये लार्जेस्ट वायरस अगर आपसे आ जाए तो वो पॉक्स वायरस, उसका साइज, और स्मॉलेस्ट वायरस पार्वो वायरस, और इसका साइज 20 नैनोमीटर। और बैक्टीरिया के साथ अगर इनको कंपेयर करें तो वायरसेस आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से 10 से 1000 गुना छोटे हैं। दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर, जो फिल्टर पेपर आप यूज़ करते हैं, जो फिल्टर यूज़ करते हैं उसके सुराख में से भी ये गुजर जाते हैं, जबकि उधर से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, ये वायरसेस पास कर जाते हैं। वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मटीरियल या आर्टिफिशियल मीडिया। बैक्टीरिया को हम कल्चर कर सकते हैं, बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करवाया जाता है, आर्टिफिशली लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर लेबॉर्ट्री के अंदर उनको प्रिपेयर किया जाता है। मगर बैक्टीरिया वायरस को आर्टिफिशियल मीडिया पे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी है, किसी लिविंग होस्ट के अंदर ही ये ग्रो कर सकेंगे। They can reproduce only in animal and plant cells or in microorganisms where they reproduce by replication, और अपनी कॉपीज बनाएंगे वहां पे। इस वजह से 10 द वायरस आर कॉल्ड एज द ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई वायरसेस आर कॉल्ड एज ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, कि इनको ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्यों कहते हैं। इस लफ्ज़ पे आप गौर करें। सबसे पहले तो टर्म आपको पता होनी चाहिए पैरासाइट क्या है। आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि हर वो एक कह लें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जो दूसरे अपने होस्ट को नुकसान दे उसे पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट अब दो तरह से होते हैं, कुछ पैरासाइट बॉडी के बाहर होते हैं जैसे लाइस है, जैसे लीच है, इन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। कुछ पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड द बॉडी है, जैसे आप कह लें कि एस्कैरस है, या जिसमें टैप वर्म है, ये अमीबा एंटमीबा है, ये मुख्तलिफ तरह के इन्हें कहते हैं इंट्रासेलुलर। अब ये दो टर्म तो हो गई, इंट्रासेलुलर भी और पैरासाइट भी। अब ये लफ्ज़ ओब्लिगेट का क्या मतलब है। ओब्लिगेट उन पैरासाइट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर मुकम्मल तौर पे इन्हसार करते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप इनको अलग कर देते हैं तो इनकी लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ कि लाइस है, जुएं, अगर उनको हम अपनी बॉडी से बालों से निकाल के बाहर रख देते हैं तो वो मर नहीं जाएंगी, वो फिर भी लिविंग अपनी कंडीशन को जारी रखेंगी। मगर बैक्टीरिया इसको वायरस को अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग कर देते हैं तो फिर ये जिंदा नहीं रहेगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज़ द ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो जब ये क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, तो हम इसका आंसर यही पॉइंट लिखते हैं जो हमने ये यहाँ पे पढ़ा है, ये वाला, कि इसको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। जब इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप अलग कर लेते हैं तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, के इनकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। ये अपने प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड है खुद नहीं बनाते, बल्कि अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे डिपेंड ऑन द होस्ट सेल टू कैरी आउट दीज वाइटल फंक्शन। यानी ये सारी बातें मिला के यही बात बताती है कि दे आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट।
ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द होस्ट सेल वायरस में काज डिजीज, और उसके दरमियान फिर डिजीज भी काज करते हैं अपने होस्ट, यानी ये सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे ऑब्लिगेटरी सेलुलर पैरासाइट में। ऑल वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंस टू ब्रॉड रेंज ऑफ वेरिएबल एंटीबायोटिक, इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं है, जैसे पेनिसिलिन, सिप्टोमाइसिन, ये मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स का असर बैक्टीरिया के ऊपर होता है, एंजाइम के ऊपर, इसके वायरस के ऊपर नहीं होता। वायरस के लिए वैक्सीनेशन का प्रोसेस किया जाता है, वो भी उस सूरत में जब वायरल डिजीज से पहले, मसलन कोरोना की वैक्सीनेशन हम लोग अब लगवा रहे हैं या लगवा ली है कि हमें कोरोना हो ना जाए। अगर कोरोना किसी बंदे को हो गया है, किसी बंदे को कोई वायरल डिजीज हो गई है, उसके बाद वो उसके वैक्सीनेशन करवाए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैक्सीनेशन हमेशा वायरल डिजीज़ में करवाई जाती है, और करवाई भी डिजीज़ के आने से पहले जाती है। तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और इनको याद करेंगे।